तो पिछला क्लास में हम लोग ने संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार देख रहे थे, जिसमें से हमने समानता का अधिकार पढ़ लिए हैं। अब उसी के आगे देखेंगे हम क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है हम कभी, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार को किसमें रखा गया है, तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। यहां तक क्लियर है? इसको जी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसके लिए आर्टिकल कितने, तो इसके लिए आर्टिकल है 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22 तक। क्लियर है? आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसको रखा गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार को रखा गया है। अब इसी में आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 19 या फिर अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19 या फिर अनुच्छेद 19। आर्टिकल नंबर 19 का संबंध है हमारा वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, तो वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है जी, वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 19 से संबंध है हमारा वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। इससे पहले हमको कुछ चीज जानना है कि संविधान के प्रारंभ में हमें टोटल 7 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त थी। कितने प्रकार के, तो 7 प्रकार के। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है हमें, 6 प्रकार के। कितने, तो 6 प्रकार के। यहां तक क्लियर है? तो इसमें लिख लेते हैं प्रारंभ में, कब, तो संविधान प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में 7 प्रकार के क्या मिला था हमको, प्राप्त हुआ था स्वतंत्रता। कितने प्रकार के, 7 प्रकार का। क्लियर है? वर्तमान में कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार हैं। वर्तमान में कितने प्रकार है स्वतंत्रता के, तो 6 प्रकार है। क्लियर है? यहां तक देखेंगे कौन कौन से हैं। चलो इतना पहले देख लो। वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब कि जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं, उनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आर्टिकल नंबर 19 का ही है, ठीक है। इसी में आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 का सब आर्टिकल देखेंगे, कौन कौन से सब आर्टिकल है। क्लियर है? चलो देखिए इसी में, तो आर्टिकल नंबर 19 या अनुच्छेद 19(1) का, आर्टिकल 19(1) का ए का क्या हो जाएगा, ए, 1 का ए। इसमें है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपके मन में कुछ विचार आया है, कुछ चीज को लेकर, या पढ़ाई से रिलेटेड लेकर, या फिर जॉब से रिलेटेड लेकर, या फिर बिजनेस से लेकर, ठीक है। या कुछ आपको क्या करना है, गणेश उत्सव मनाना है, दुर्गा उत्सव मनाना है, तो आपके मन में विचार आया उस चीज को लेकर। अब उसको आपने सबके सामने अभिव्यक्त किया, रखा अपने विचार को सामने, आपके विचार को क्या रखिए, प्रकट किए सबके सामने, तो क्या हो गया, अभिव्यक्त। विचार अभिव्यक्त मतलब अपने विचार को भी यहाँ पे रखे इस चीज के लेकर कि मुझे इस चीज में काम करना है, मैंने ऐसी सोचा है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं करके। यहाँ तक क्लियर? तो क्या होगा ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको आज की स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हो, रख सकते हो सबके सामने। क्लियर है? तो क्या हो गया ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां तक क्लियर है? अब इसी में देखते हैं आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19(1)(a) में 1(b) में क्या है, तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार की सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्लियर है? मतलब शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर रहे हो, शांतिपूर्वक बिना हथियार के, वहां पे किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए, इसकी आपको क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर है? जैसे कि पहले आपने क्या किया, विचार की अभिव्यक्ति की, उसको सबके सामने रखे, उसके बाद शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब आपने क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया कि मैंने इस चीज का विचार किया हूं या अभिव्यक्त किया हूं, इसके लिए आपने क्या बुलाया, सम्मेलन बुला लिया। तो शांतिपूर्वक कैसे बुलाना है, तो उसको शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्लियर है? तो किसमें, तो आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
और 19(1)(b) में क्या है, तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के स्वतंत्र है ना, सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(c), आर्टिकल नंबर 19(1)(c), आर्टिकल नंबर 19(1)(c) में है समूह तथा संघ तथा क्या क्या है जी, समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, पहला क्या हो गया, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपने विचार किया, उसके बाद क्या किया, सम्मेलन बुलाया उस चीज के लिए, सम्मेलन आपने बुला लिया, आप क्या बनाया, आपने संघ बनाए, समूह बनाए कि मुझे दुर्गा पूजा करना है, गणेश पंडाल लगाना, उसके लिए आपने क्या बनाया, समूह बनाया, संघ बनाया। समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता, क्या क्या है, तो समूह, संघ तथा समिति बनाने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल नंबर 19 में, आर्टिकल 19(1)(c) में। अब इसी में आगे आते हैं आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d), इसमें है भ्रमण की स्वतंत्रता। क्या है, तो भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता मतलब आप कहीं पे भी बिना किसी भेदभाव के भ्रमण करने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, सैलानी बन सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से हिमाचल जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, भ्रमण की पूरी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, पहले क्या किया आपने, विचार किए, अभिव्यक्ति किए, फिर सम्मेलन बुलाए, फिर अपने समूह बनाए, और समूह के साथ आप कहाँ चले गए, घूमने चले गए, भ्रमण करने चले गए, कहाँ चले गए, घूमने चले गए, भ्रमण करने चले गए। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आते हैं हम डी में, क्यों से डी में आते हैं। ठीक, भ्रमण तो कर लिए, अब है भ्रमण के बाद है निवास की स्वतंत्रता। क्या है, तो निवास की स्वतंत्रता। ठीक, पहले हुआ कि अपने विचार किए, अभिव्यक्त किए, फिर आपने शांतिपूर्वक बिना हथियार के क्या किए, सम्मेलन बुलाए, सम्मेलन बुलाने के बाद अपने संघ बनाए, समिति बनाए, समूह बनाए, उसके बाद अपने भ्रमण करने चले गए सब मिलके। ठीक, अब हुआ ये कि आपको भ्रमण करने गए, उधर आपको वहां पर रहने के लिए जगह मिल गई, या लग रहा है कि मुझे वहां पे रहना चाहिए, आपके मन में विचार आया कि मुझे वहां पे रहना चाहिए, वो चीजें आपको सूट कर रही है, वहां का वातावरण, इन्वायरमेंट आपको सूट कर रहा है, तो आप निवास भी कर सकते हो वहां पे। तो क्या है, निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हो, निवास की आपको क्या यहाँ पे स्वतंत्रता है। यहां तक हो गया। अब इसी में आगे है आर्टिकल 19(e) की बात क्या आता है, एक एफ, आर्टिकल क्या है 19(1)(f), जो है संपत्ति का अधिकार। क्या है, तो क्या है, तो जी संपत्ति का अधिकार है। क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर, इसको हटाकर, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहां रखा गया है, आर्टिकल 300(a) में रखा गया है। यहां तक क्लियर है। तो इसीलिए इसको हटाया गया। तो हमारे पास टोटल कितने अधिकार है, अभी स्वतंत्रता है तो हमारे पास टोटल कितने हैं, तो अभी 6 प्रकार है। वर्तमान में कितने हैं, तो 6 प्रकार के हैं, जबकि प्रारंभ में कितने थे, तो 7 प्रकार के थे। अभी तक कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये 6 और एक 7 होना था। क्लियर है। लेकिन अभी कितने हैं, 6 है, तो इसको हटा दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, हटाकर कहां रखा गया, तो आर्टिकल 300(a) में रखा गया है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं इसी में आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत एफ के बाद क्या आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी, ABCDEF जी में हो जाएगा रोजगार की स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा, रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की क्या है, स्वतंत्रता। क्लियर है। देखो याद कैसे करना है, रोजगार की स्वतंत्रता हो गई। अब वहां पे आपने निवास तो कर लिए, रहे तो रहे, लेकिन आपको जीविकोपार्जन के लिए क्या चाहिए, रोजगार भी तो जरूरी है, रोजगार भी तो जरूरी है ना। तो क्या है, रोजगार की स्वतंत्रता है। क्लियर है। एक आर्टिकल नंबर 19 का संबंध क्या है, तो वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। 19(a) के अंतर्गत क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपके मन में विचार है, उसके बाद अभिव्यक्त किए, फिर क्या बना है, बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है आपको। अब सम्मेलन के लिए फिर उसके बाद आपने संघ बनाया, समिति बनाया या समूह बनाया, संघ बनाया, समिति बनाया, समूह बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
उसके बाद समूह तो बना लिए, उसके बाद कहाँ चले गए, समूह बना के आपने घूमने चले गए, भ्रमण की स्वतंत्रता। अब वहां पे घूमने तो गए, आपको वहां पे अच्छा लग रहा है, आपके रहने का मन हुआ, वहां पे निवास करने का मन हो गया, तो निवास की स्वतंत्रता। यहां तक क्लियर है। अब निवास का मन हुआ, ऐसा तो नहीं बस निवास रहना है, उसके लिए जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो जीविका चलाना है, अपना जीवन व्यतीत करना है वहां, ऐसा तो नहीं है, तो रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। इस तरह से हमें टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है, तो 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल 19(1) से लेकर कहां तक है, तो ए से लेकर कहां तक है, जी तक। अब इसी प्रकार हमको कहीं इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्या लगाया गया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्या लगाया गया, तो जी प्रतिबंध भी लगाया है। क्यों लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया कब, तो आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया यहाँ पे, प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं कि आपने विचार की अभिव्यक्ति किए कि उसको कुछ गलत एंगल ले से पीछे चलो उसको मारना है, सम्मेलन बुलाया आप अभिव्यक्त कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, देश प्रतिबंध कैसे कैसे लगाया है, देश की एकता अखंडता, क्या क्या, देश की एकता हो गया है, अखंडता हो गया है, देश की एकता अखंडता, ठीक। और क्या है, न्यायालय, न्यायालय अपमान, देश की एकता हो गया, अखंडता हो गया, न्यायालय अपमान हो गया है, ठीक। और क्या हो जाएगा, सुरक्षा हो गया, आप उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो देश की, तो सब में के आधार पर क्या लगाया गया है, यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, सदाचार भी हो सकता है, जो हमारे प्रस्तावना में वर्णित है, ठीक। मानहानि भी हो सकता है, मानहानि के आधार पर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो एक तरफ आर्टिकल 19 तो हमको स्वतंत्रता प्रदान करती है 19(1), लेकिन दूसरी तरफ हमें उसमें क्या है, प्रतिबंध भी लगाया गया है 19(2) के द्वारा। आर्टिकल 19(2) के द्वारा क्या लगाया गया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में उसका न्यायालय के द्वारा विस्तार किया गया है। क्या किया गया, न्यायालय के द्वारा विस्तार किया गया है। क्लियर है, तो इसको पहले इतना नोट कर लो, उसके आगे देखेंगे हम। आर्टिकल नंबर 19 देख लिए, जिस तरफ एक तरफ हम तो स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें प्रतिबंधित भी कर दिया, वहां पे प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। क्लियर है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(a) का न्यायालय के द्वारा उसका क्या कह दिया गया है, विस्तार किया गया है, कैसे कैसे होना चाहिए करके। किसको, तो आर्टिकल कौन सा जी, 19(1)(a) का क्या किया गया है, न्यायालय द्वारा विस्तार किया गया है। क्या किया गया है, न्यायालय के द्वारा इससे क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। किसका, तो आर्टिकल 19(a) का विस्तार किया गया है। क्लियर है, जिसमें रखा गया क्या क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। किसको, तो जी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस को यहाँ पे पूरी तरह से आजादी है, लेकिन प्रतिबंध कहां से रखा गया है, तो साबित कदाचार हो गया, मानहानि हो गया, देश की सुरक्षा हो गया, राज्य की सुरक्षा हो गया, इन सब के आधार पर उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। क्लियर है। अब आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा आते हैं इसी में सूचना का अधिकार। कौन सा, तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार इसी में आ जाएगा सूचना का अधिकार। इसी में आगे है झंडा फहराने का अधिकार। क्या, तो झंडा फहराने का अधिकार या फिर स्वतंत्रता, ठीक। झंडा फहराने का अधिकार या फिर स्वतंत्रता इसमें, तो आर्टिकल नंबर 19(a) में, आर्टिकल 19(a) के 1 में, ठीक है। उसी में आते आगे है नोटा का प्रयोग। इसका, तो जी नोटा का प्रयोग, नोटा का प्रयोग, किसका प्रयोग, तो नोटा का प्रयोग। इसी में आगे आते हैं, हम देखते हैं कि विज्ञापन का भी अधिकार है इसमें, विज्ञापन की स्वतंत्रता प्राप्त है इसमें। क्लियर है, जो एक्ट दिखाते हैं टीवी में विज्ञापन सब जगह आता है, इसका विज्ञापन का अधिकार, और भी बहुत सारे इसमें अधिकार है। क्लियर है। कौन कौन से देखा था, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा कौन सा देखिए हमें, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, नोटा का प्रयोग,
ठीक। और क्या है तो विज्ञापन का अधिकार है। इसी में एक और देख लो, प्रदर्शन व धरना का अधिकार। प्रदर्शन व धरना का अधिकार कौन सा तो प्रदर्शन व धरना देने का अधिकार। देने का अधिकार, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार भी है, धरना देने का भी अधिकार है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से हमने आर्टिकल नंबर 19 का ए देख लिया, जिसमें से हमको क्या मिला है, न्यायालय द्वारा उसका विस्तार किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, सूचना का अधिकार दिया गया, झंडा फहराने का अधिकार है, नोटा का प्रयोग है, इस तरह से और भी है, तो हमको इतना पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा आर्टिकल नंबर 19 का संबंध सबको समझ आया क्या है? तो क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं आर्टिकल से, हमने आर्टिकल नंबर 19 देख लिया। आर्टिकल नंबर 19 का हमारा संबंध किससे? तो वाक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्लियर है? अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 या अनुच्छेद 20, इसका संबंध है हमारा अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है? तो अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। क्लियर है यहां तक? चलो देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 या अनुच्छेद 20 क्या देखेंगे। आर्टिकल 20 या फिर अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20 का संबंध है हमारा अपराधों किससे? तो अपराधों की दोष सिद्धि, अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है तो जी? अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 20 का संबंध है हमारा अपराधों, मतलब क्लियर है? तो अपराधों की दोष सिद्धि संरक्षण, क्या संरक्षण मतलब क्या देना उनको? सुरक्षा मुहैया कराना, सुरक्षा प्रदान करना। दोष सिद्ध हुआ है या नहीं, ठीक, दोष सिद्धि हो या ना हो, क्या होना चाहिए? उनको सुरक्षा पहले प्रदान होना चाहिए। कैसे? चलो देखते हैं। इसके लिए 30 सिद्धांत दिए गए, फिर 3 प्रकार से है। चलो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। इनके लिए 3 सिद्धांत या फिर 3 प्रकार बोल सकते हैं। क्लियर है? तो पहला है हमारे पास भूतलक्षी। क्या है? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। क्या है तो जी? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से क्या है? संरक्षण। ठीक। और तीसरा है हमारे पास आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। क्या है? तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। क्लियर है? पहला क्या हमारे पास? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। दूसरा क्या है? तो दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा क्या है? तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। क्या देखेंगे? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। तो इसमें है प्रावधान है, इसका क्या क्या प्रावधान है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है। क्या प्रावधान है किसका? तो भूतलक्षी कार्योत्तर विधान का। तो इसका प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को तब तक, क्या? किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने जब तक कि उसने कब तक तो जी? जब तक कि उसने अपराध के समय किसी भी अपराध के समय किसी भी किसी भी विधि या ऐसे को क्या बोलेंगे जी? कानून। अपराध के समय किसी भी विधि
या कानून का उल्लंघन न किया हो, कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक उसे क्या हम अपराधी ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते। ठीक है, यहां तक किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने अपराध के समय किसी भी विधि या कानून का उल्लंघन न किया हो। क्लियर है? क्या बोल रहा है? किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को तब तक हम अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक उसने अपराध के समय, जो अपराध किए हैं उसने उस टाइम जो विधि है, उस टाइम जो कानून है, उसका उल्लंघन न किया हो, तब तक उसको क्या हम अपराधी ठहरा सकते क्या? तब तक उसे हम अपराधी ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते। ठीक है, इसी में है तथा, इसी के आगे है तथा उसको उतनी ही सजा का प्रावधान है। क्या है? तो उतनी ही सजा का प्रावधान है या फिर प्रदान की जाए, तथा उसको उतनी ही सजा का प्रावधान है या फिर प्रदान की जाएगी, प्रावधान या फिर प्रदान की जाएगी उसके अपराध के समय, जो उसके अपराध के समय, क्या जी? जो उसके अपराध के समय तत्कालिक कानून में, जो उसके अपराध के समय तत्कालिक कानून में उपस्थित हो या फिर क्या है? विद्यमान है। उपस्थित है या फिर क्या है? विद्यमान है। उपस्थित है या फिर क्या है? विद्यमान है। तो आर्टिकल 20 देख रहे हैं, अपराधों की दो सीधी से संरक्षण, जिसमें से हम पहला क्या देख रहे हैं? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता या नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने अपराध के समय किसी भी विधि का या कानून का उल्लंघन न किया हो। क्लियर है? तथा उसको उतनी ही सजा का प्रावधान प्रदान की जाएगी जो उसके अपराध के समय तात्कालिक कानून में उपलब्ध है। क्लियर है यहां तक? अब ऐसा नहीं है कि उसने सजा काटने के लिए या सजा उसको देने के लिए जो वहां पे वर्णित नहीं है कानून में, उसको और एक्स्ट्रा दी जाएगी। कैसे? देखो, इसमें होता यह है कि बाय द वे आपको सजा मिली है 2015 में, आपको मिला है 5 साल के लिए सजा। ठीक है, कब? तो 2015 में आपको कितना मिला जी सजा? तो 5 साल के लिए सजा मिला है। आपने कोई अपराध किए हैं, ठीक, सिद्ध हो गया, तो आपको 2015 में आपको 5 साल की सजा मिली है। ठीक, क्या मिला? 5 साल की सजा मिला। होता यह है कि 2020 में, कब? तो 2027 में, 2017 लेता हूं, ठीक, 2017 में होता यह है कि 2017 में कानून बनाया जाता है संविधान संशोधन करके, और 2000 जो 5 साल की सजा थी आपको, वो उस टाइम हो जाता है 7 साल की सजा। क्या हो जाता है? 7 साल की सजा। 7 साल की सजा कब की बात है? 2017 की बात है। और आपको सजा कब मिली है? 2015 में। तो जो तत्कालिक कानून में वर्णित है, जो 2015 के हिसाब आपको सजा मिली है, तो वह सजा आपको चलती रहेगी। अब जो 2017 के बाद जिसको ही सजा मिलेगी उसको क्या मिलेगी? 7 साल की यहाँ पे सजा का प्रावधान है। यहां तक क्लियर है? समझ आया? जैसे कि आपने कुछ अपराध किए हैं, आपको 5 साल की सजा मिली है। ठीक है, बाय द वे आपने अपराध किए हैं 2025 में भी, क्लियर है? उसमें वर्णित है कि आपको 5 साल की सजा होगी या सजा का प्रावधान किया गया है। अब होता यह है कि 2026 में संविधान संशोधन करके इसको परिवर्तित कर देता है 10 साल के लिए। आपने जो अपराध किए उस अपराध के लिए सजा को परिवर्तित कर देता है 10 साल के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अब 10 साल की सजा मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सजा का प्रावधान 2025 में है और जिसमें आपने उसी टाइम में अपराध किए हैं जो यहाँ पे वर्णित है, तो आपको वही वाली सजा मिलेगी। क्लियर है यहां तक? याद सबको समझ आया?
ठीक, अब इसी में आगे देखते हैं हम दोहरे दंड से संरक्षण। क्या देखना है हमको इसी में आगे? दोहरे दंड से संरक्षण। तो पहला समझ आया कि अपराध भूतलक्षी कारोत्तर विधान समझ आया। अब देखते हैं इसी में आगे क्या, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण होता यह है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। उसे बार बार उसी अपराध के लिए सजा नहीं दिया जाएगा। आपने एक चोरी की है, एक बार चोरी की है, ठीक है, तो आपको एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? आपने किसी के साथ एक बार मारपीट की है, उसके लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान किया गया है। केवल एक बार सजा होना चाहिए ना, एक बार सजा का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? लेकिन इसमें अपवाद है ये कि विभागीय कार्रवाई अगर हो रहा है तो उनका अलग है। ठीक है, कैसे? तो अपवाद क्या है इसमें बताओ जी। जैसे कि क्या, विभागीय कार्यवाही, ठीक। जैसे कि आप पुलिस में हो, ठीक है, आपने कोई जुर्म किया है, आपने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, आप पुलिस हो और आपने कुछ कांड कर दिया, तो आपको विभाग से सस्पेंड भी किया जाएगा, साथ साथ आपके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो ये अपवाद है इस चीज के लिए। यहां तक क्लियर है? तो ये अपवाद है किसके लिए? तो दोहरे दंड से संरक्षण के लिए। क्लियर है? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि वो बेचारे ने एक बार सजा काट के आ गए हैं, उसी अपराध के लिए उसको और बार बार भेज दो, ऐसा नहीं है। क्लियर है इसी के लिए? अब आते हैं आत्माभिसंसन से संरक्षण। आत्माभिसंसन से संरक्षण से मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसके लिए? तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, साथ साथ उसको अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक होता यह है कि पुलिस उसको रख लेती है कहां? जेल में, और उसको बेचारे को मार मार के टॉर्चर किया जा रहा है कि आप इसको स्वीकार करो, जो अपराध किया नहीं उसको भी स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। किसके लिए? तो आत्माभिसंसन से संरक्षण। तो इसीलिए बोला गया है कि हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो आत्माभिसंसन से संरक्षण से मतलब क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए तथा अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसके संबंध? तो आत्माभिसंसन से संरक्षण। क्लियर है? मतलब खुद की संरक्षण कर उसमें क्या है? इसमें किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब खुद के स्वयं के विरुद्ध गवाही देने तथा अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में हमने क्या क्या देख लिए हैं? अपराधों की दो सीधे से संरक्षण। पहला क्या देखे हमने इसी में? भूतलक्षी कार्योत्तर विधान। भूतलक्षी कार्योत्तर विधान में क्या क्या प्रावधान है? तो किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने अपराध के समय किसी भी विधि कानून का उल्लंघन न किया हो। ठीक, तो उसके लिए आपको अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। अगर आपने उस विधि या कानून का उल्लंघन किया है, आपने उसका उल्लंघन किया है, तो उसको उतनी ही सजा का प्रावधान या प्रदान की जाएगी
जो उसके अपराध के समय वर्णित है, किसमें, तत्कालिक विधि में, तत्कालिक कानून या विधि में वर्णित है या फिर क्या हुआ, विद्यमान है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, भूतलक्षी का उत्तर, विधान का संबंध। अब आते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड संरक्षण का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक व्यक्ति को मात्र एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि उसी के लिए बार बार सजा मिल जाएगी। ठीक, इसी में क्या क्या है, अपवाद यह है कि विभागीय जो कार्रवाई होगी वो अलग होगी। क्लियर है। अपवाद क्या है, तो हमारा विभागीय कार्रवाई। अपवाद समझ आया, मैं पुलिस वाला बताया था। इसी में आप देखते हैं आत्मविसंसन से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब आपको अगर पुलिस उठा के ले गई और आपको बाध्य बोल रहे हैं, बाध्य किया जा रहा है कि आप अपराधी बन जाओ, स्वीकार कर लो या स्वयं के विरुद्ध गवाही दो। चोर थोड़ा बोलेगा कि मैं चोर हूं, स्वयं के विरुद्ध गवाही थोड़ी देगा, वो चीजें स्वीकार थोड़ी ना करेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने तथा अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा आर्टिकल नंबर 20 का संबंध है। अब देखते हैं इसी में आगे आर्टिकल नंबर 19 और 20 सभी को समझ आया, क्लियर है यहां तक। अब इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 का संबंध है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है तो जी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्लियर है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें प्रावधान यह है कि जितने भी नागरिक हैं सभी को जीवन को वहां पे स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह कैसे जीवन जीना चाह रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जीना चाह रहा है वह, तो उनको क्या मिली है, पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या प्राप्त है, तो स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर यहां तक। तो चलो इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 या फिर अनुच्छेद 21 का संबंध हमारा क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलो इसी में देखते हैं क्या इसमें प्रावधान है। तो सभी नागरिकों के जीवन को संरक्षण, जीवन को क्या, संरक्षण, या इसी को क्या बोलते हैं, जीवन का अधिकार। क्या बोलेंगे, जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन का अधिकार। क्लियर है, क्लियर है। क्या बोल सकते हैं, सभी नागरिकों के जीवन को संरक्षण, जीवन जीने का अधिकार को संरक्षित किया गया है। अधिकार, जीवन जीने के संरक्षण या जीवन का अधिकार को संरक्षित, मतलब सुरक्षित, संरक्षित किया गया है, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। क्लियर है यहां तक। तथा यह प्रावधान किया, तथा यह प्रावधान किया गया, तथा यह प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की जीवन की, या जीवन, किसी व्यक्ति की जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता को या से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। क्या क्या बोल, देखो, सभी नागरिकों के जीवन के संरक्षण,
जीवन का अधिकार को संरक्षित किया गया था या प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता को या से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर उसने कोई गलती की है तो उनको जीवन को कैसे समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि किसी को फांसी देना है तो कैसे दिया जाएगा, विधि के द्वारा ही दिया जाएगा, कानून के माध्यम से उनको फांसी की सजा प्रदान की जाएगी। क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर 21 संबंध किससे, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसी में है तो कैसे, ये बताओ कैसा जीवन होगा फिर, जीवन कैसा होगा, कोई जीना चाहे तो कैसा जीवन होगा, तो गरिमा पूर्ण ढंग से जीवन जीना। कैसा, तो गरिमा पूर्ण ढंग से जीवन जीना। ठीक है, गरिमा पूर्ण ढंग से जीवन जीना। कैसे जीना, तो जी गरिमा पूर्ण ढंग से जीवन जीना। इसीलिए आर्टिकल 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की मेरुदंड की संज्ञा की गई है। क्या बोले इसको, संविधान की क्या बोले इसी को, आर्टिकल 21 को संविधान की मेरुदंड कहा गया है। किसको, तो आर्टिकल नंबर 21 को। आर्टिकल नंबर 21 को किसको, आर्टिकल नंबर 21 को किसने, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, तो संविधान की क्या कहा, मेरुदंड की संज्ञा दी। क्या बोले इसको, मेरुदंड, बैकबोन की, संविधान की मेरुदंड की संज्ञा प्रदान की गई है, संज्ञा प्रदान किया गया है। क्या कहा है, संविधान की मेरुदंड की संज्ञा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की मेरुदंड की संज्ञा प्रदान की गई है। क्लियर है। अब इसी में देखेंगे कि न्यायपालिका के द्वारा आर्टिकल 21 का विस्तार कैसे कैसे किया गया, कौन कौन से इसमें केस आए हैं जिसके माध्यम से इनका विस्तार करना पड़ा। क्लियर है। चलो, इस न्यायपालिका के द्वारा आर्टिकल नंबर 21 का विस्तार किस तरह से किया गया है, इसके द्वारा, तो न्यायपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा आर्टिकल 21 का क्या देखते हैं, विस्तार, किस तरह से इसका विस्तार किया गया है। क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम केस देखते हैं, स्टडी करते हैं इसी में। कौन सा, परमानंद, कौन सा देखते हैं, परमानंद कंट्रोवर्सीज के मध्य भारत संघवाद केस चलता है, भारत संघवाद केस चलता है। कौन सा, तो परमानंद कंट्रोवर्सीज भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें सभी को निःशुल्क चिकित्सा, क्या, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार प्रदान करता है। कौन से केस की देन है, तो ये परमानंद काटरा भारत संघवाद केस की देन है कि सभी को निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार प्राप्त होगा। कौन से केस की देन है, तो परमानंद काटरा वर्सेस भारत संघवाद केस है। क्लियर है यहां तक। अब इसी में आगे देखते हैं, इसी में आगे है हमारा मेनका गांधी। कौन सा, तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद। कौन सा जी, भारत संघवाद। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें सभी के लिए विदेशी यात्रा की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है या अधिकार प्रदान की जाती है। कौन से केस की देन है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, विदेशी यात्रा की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से देश की देन है, तो ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद केस होता है, उसकी देन है। क्लियर है यहां तक। तो इसी में तीसरा केस देखते हैं हम, मुरली देवड़ा। कौन सा, मुरली देवड़ा केस देखते हैं, जो चलता है भारत संघवाद के मध्य, भारत संघवाद के मध्य यह केस चलता है,
क्लियर है? कौन से केस? तो मुरली देवरा वर्सेस भारत संघवाद के मध्य यह केस चलता है, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर, कौन से स्थान पर? तो जी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या कर दिया गया? निषेध कर दिया है। ठीक है, धूम्रपान निषेध। कोई भी पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान पब्लिक प्लेस में धूम्रपान वहां पे नहीं करना। जैसे कि आपने देखे होंगे कहीं पे लगा है बोर्ड टंगे रहते हैं यहाँ पे, धूम्रपान निषेध करके। बस में सफर कर रहा हो तो बस में सामने में चिपका रहता है, धूम्रपान निषेध है यहाँ करके। क्लियर है? देखिए कौन से केस की देन है? तो ये मुरली देवरा वर्सेस भारत संघवाद केस की देन है कि यहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है करके। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है? पहला केस कौन सा? तो परमानंद कार्टर वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद केस। मेनका गांधी जो कि यहाँ विदेशी की यात्रा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्लियर है? अब इसी में आगे मुरली देवरा वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया जाता है। क्लियर है? यहां तक इसी में हम देखते हैं आगे चौथा, कौन सा? चौथा एच.सी. मेहता वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है। भारत संघवाद कौन सा है? तो जी एच.सी. मेहता वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का वो अधिकार देती है। क्या? पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार। एच.सी. मेहता ये कहा कि एच.सी. मेहता केस में ये कहा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा का सभी को यहाँ पे अधिकार है, प्रदान किया गया है, या फिर सुरक्षित रखने का प्रदान किया गया है, पर्यावरण की सुरक्षा को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त किया गया है। क्लियर है? कौन से केस की देन है? तो ये एच.सी. मेहता केस की देन है। कौन से केस की देन है? तो ये एच.सी. मेहता केस की देन है। क्लियर है? अब इसी में आगे देखते हैं विशाख दत्त। कौन सा? तो जी विशाख दत्त वर्सेस राजस्थान राज्य संघ केस चलता है। किसके साथ? राजस्थान राज्यवाद केस चलता है। कौन कौन से मध्य के बीच है? तो विशाखा दत्त और राजस्थान राज्यवाद के मध्य केस चलता है, जिसमें कार्यस्थलों पर, कहां पर? तो जी कार्यस्थल या कार्यस्थलों पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगाया गया यहाँ पे? प्रतिबंध। क्लियर है? क्या होता था पहले कि महिलाएं काम में जाती है, वहां पे कार्यस्थल पर क्या होता था? उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न होता था। क्लियर है? तो उनको क्या कर दिया? वहां पे प्रतिबंध लगा दिया। कौन से केस की देन है? तो ये विशाख दत्त वर्सेस राजस्थान राज्यवाद केस चलता है, जिसमें महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न का पूरा तरह से क्या कर देगा? वहां पे प्रतिबंध कर दिया गया है। क्लियर है? और साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी प्रदान किया गया है। क्या कहे? उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। क्लियर है? इसी केस की देन है ये। क्लियर है? कौन सी केस की देन है? तो विशाखा दत्त वर्सेस राजस्थान राज्यवाद केस चलता है उसमें। क्लियर है? अब आते इसी में छठवां ज्ञान कौर। कौन है? तो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्यवाद केस चलता है। कौन किसके मध्य? तो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्यवाद पंजाब राज्यवाद के मध्य केस चलता है, जिसमें यह कहा गया है कि आत्महत्या का निषेध करना है। मतलब आत्महत्या का निषेध, मतलब पूरी तरह से आत्महत्या को क्या करना है? प्रतिबंध करना है। जो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, उनकी क्या किया गया? उनको पूरी तरह से निषेध किया गया, प्रतिबंध किया गया है। ये कौन सी केस की देन है? तो आत्महत्या की निषेध कौन सी केस की देन है? अगर पूछ दिया गया तो ज्ञान कौर की और सिर्फ पंजाब राज्यवाद केस का देन है ये। क्लियर है यहां तक? इसी में आगे देखते हैं, एक है हमारे पास मोहिनी जैन। कौन सा? तो जी मोहिनी जैन। आप तुम्हारी वाली मोहिनी नहीं ना,
खुश रहे सबके सब। मोहिनी जैन कौन से तो जी, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। कौन से तो, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। इसके मध्य तो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद के मध्य केस चलता है, जिसमें से शिक्षा का अधिकार सभी को प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी को यहाँ पे प्रदान किया जाता है। कौन से केस की देन है तो, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद केस की यहाँ देन है। क्लियर है, शिक्षा का अधिकार सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक, ये टॉपिक है, इसलिए हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। पहले इतना नोट कर लेते हैं, पहले एक बार देख लो इसी को कि परमानंद काटरा वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें सभी के लिए निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलता है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद, जिसमें सभी के लिए क्या विदेशी यात्रा की स्वतंत्रता या अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर है। अब चलते हैं मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या कर दिया, निषेध कर दिया। कैसे याद रखना है इसको, यहाँ पे देवड़ा है, देवड़ा मतलब बेवड़ा। ठीक है, तो बेवड़ा लोग क्या करते हैं, धूम्रपान नशा वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया, धूम्रपान को निषेध कर दिया। क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया है। अब आते हैं एससी मेहता वर्सेस भारत संघवाद केस चलता है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है। क्लियर है। अब आते हैं विशाख दत्त। कौन तो विशाख दत्त के माध्यम से विशाख दत्त राजस्थान केस चलता है, जिसके मध्य होता है कि कार्यस्थलों पर, विशाख दत्त से याद रखना है हमको, विशाखा करके याद रखना है कि विशाखा नाम की महिलाएं थी जो कार्यस्थल पर जाती थी, उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न होता था, तो उन्होंने केस किया। क्लियर, तो वहां पे क्या हो गया, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगा दिया, निषेध लगा दिया गया, और यहाँ पे सुरक्षा का प्रावधान किया गया, महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। अब आते हैं ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य केस चलता है। कौन सा तो, ज्ञान कौर मतलब हमको ज्ञान हुआ, प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य केस चलता है, जिसमें आत्महत्या का निषेध किया गया है। क्लियर है। अब आते हैं इसी में मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य के केस चलता है, जिसमें कहा जाता है कि सभी के लिए शिक्षा का यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है। कौन से केस में तो, मोहिनी जैन केस में। क्लियर है। कौन से वाली मोहिनी, अपनी वाली मोहिनी नहीं है, ठीक है, ये अलग मोहिनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में चर्चा करेंगे हम शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए निःशुल्क है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क रखा गया है। क्लियर है। तो ये हमारा एक टॉपिक रहेगा अभी का, 2 मिनट लगेगा इसमें, पहले इतना नोट कर लो। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसी में देखते हैं हम, छोटा सा टॉपिक है हमारा अभी थोड़ा सा, शिक्षा का अधिकार। क्या है तो, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक, होता यह है कि 86वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है कब, 2002 में। ठीक है, कब होता है तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालक या बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कैसा तो जी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लाया जाता है। क्लियर है। 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसको 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लाया जाता है। क्लियर है। जिसको संसद के द्वारा आर्टिकल 21A के अंतर्गत, आर्टिकल 21 या 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। इसमें तो मौलिक अधिकार में शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। मौलिक अधिकार में शामिल करने का क्या किया जाता है, अधिकार में शामिल करने का क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रावधान किया जाता है या फिर शामिल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। कब तो जी 21A में, कब किया जाता है, 2002 की बात है। कब की बात है तो 2002 की बात है। ठीक है, शामिल किए हैं, अभी तक लागू नहीं किया गया ना। ठीक, तो संसद द्वारा RTE एक्ट बनाकर, कानून बनाकर 2009 में। ठीक है, संसद द्वारा कानून का निर्माण कर
निर्माण किया जाता है कब? 2009 में कानून का निर्माण किया जाता है। कब तो जी? 2009 में। कब किया जाता है? तो 2009 में। क्लियर है? 2009 में कानून का निर्माण किया जाता है। और 1 अप्रैल, कब तो? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क शिक्षा, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा पूरे भारत में, निःशुल्क शिक्षा क्या पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है? कब किया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। होता है कि 86 संविधान संशोधन होता है कब? 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। ठीक है? जिसको आर्टिकल 21A में शामिल किया जाता है, मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है या रखा जाता है। संसद द्वारा RTE 2009 या कानून निर्माण करके 2009 में कानून निर्माण किया जाता है। किसके लिए? तो शिक्षा के अधिकार के लिए। ठीक, इसी को 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क शिक्षा पूरे भारत में लागू किया जाता है। कौन सी उम्र के लिए? 6 से 14 वर्ष की उम्र के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर कौन से इसके लिए बोलेगा? तो आर्टिकल नंबर 21A। कौन से? तो 21A। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सभी को? ये रहा हमारा कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। और उसमें एक चीज और है, आर्टिकल नंबर 21, जिसमें से ये है निजता का अधिकार और आप लोग का मनपसंद चीज जिसके लिए आप लोग उत्साहित रहते हो, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार को शामिल किया गया है। उसमें तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार। ठीक, और क्या इसी के अंतर्गत? और बताओ। मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार, मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार। निजता का अधिकार है मतलब राइट टू प्राइवेसी, किसी की आप प्राइवेसी को वहां पे भंग नहीं कर सकते। क्लियर है? और कौन से? तो मनपसंद व्यक्ति से विवाह का अधिकार, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो, जिसको आप लोग करना चाह रहे हो। क्लियर है? तो इसके लिए बेटा पहले कुछ बन लो। ये जो तुम्हारी उम्र है 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच, आप लोग इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि वहां से आप लोग अपनी एक बेस्ट लाइफ बना सको। ठीक है? उसके बाद अपने हिसाब से शादी करना, जो मनपसंद चीज है उसको शादी करना। जब तक आप सक्सेस नहीं होगे तो आपसे कौन भी शादी करेगा? क्या जो तुम्हारे साथ है अभी वह क्या रहेगी? वो नहीं रहेगी ना, चली जाएगी वो। तो उससे अच्छा क्या है कि आप पहले अपने आप को बनाओ, उस लायक बनाओ, उसके फैमिली में जाओ, फिर उसके हाथ मांगो, फिर शादी करो। यार मनपसंद व्यक्ति शादी करना है, करो। किसमें? तो ये आर्टिकल नंबर 21 में है। किसमें? तो ये आर्टिकल नंबर 21 में है। क्लियर है? नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 हमने कंप्लीट पूरा देख लिए हैं। ठीक है? अब देखते हैं उसी के आगे आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 का संबंध है हमारा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। भारत में 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। कौन कौन से? तो एक होता है सामान्य विधि के अंतर्गत, दूसरा होता है निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। सामान्य विधि के अंतर्गत ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो संविधान में उनको बचाव के लिए निम्न अधिकार प्रदान किए, कुछ अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं। अभी कौन कौन से अधिकार है कि कारण जानने का अधिकार, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका कारण जानने का उनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है? दूसरा ये होता है कि 24 घंटे के भीतर उनको क्या न्यायालय में पेश होना जाता है। ठीक है? 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में पेश होना रहता है या पेश किया जाता है। ठीक है? तीसरा है अपने बचाव के लिए, वो वहां अपने बचाव के लिए क्या रख सकता है? वकील रख सकता है वो। ठीक है? तो ये हो गया सामान्य विधि के अंतर्गत, सामान्य विधि के अंतर्गत। क्लियर है? अब आते हैं कौन सा? निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत ये होता है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के आपको अपराध के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। क्या? अपराध के पहले या पूर्व आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कारण है इसका कि देश की एकता बचा रखना है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। क्लियर है? किसके लिए? तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की
सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। आतंकवादी को देख रहे होंगे कि उसके मुंह पे एक पट्टी बांधा रहता है, काला काला पूरा कंप्लीट, तो किस विधि के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाता है? तो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 22। क्या देखना है हम? आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 का संबंध किससे? तो गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण। और मैं बताया था कि भारत में दो तरीके से यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। दो तरीके से यहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो इसके दो तरीके हैं। क्लियर है? पहला कौन सा है? तो सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। कौन से? तो सामान्य विधि के अंतर्गत, सामान्य विधि के अंतर्गत, ठीक है, सामान्य विधि के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा होता है कि निवारक, इसके द्वारा, तो निवारक निरोध के अंतर्गत यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है? सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार और दूसरा निवारक निरोध विधि के अंतर्गत यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं इसी में आगे किसमें? सामान्य विधि के अंतर्गत। सामान्य विधि के अंतर्गत देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अपराध के पश्चात किसी व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है या गिरफ्तार किया जा सकता है तथा गिरफ्तार के बावजूद संविधान के द्वारा निम्न अधिकार प्राप्त है या निम्न अधिकार मिलता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा किया जाता है तथा गिरफ्तार के बावजूद संविधान के अंतर्गत उनको निम्न अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से अधिकार प्राप्त किए गए हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहला मैं बताया था कौन सा? कारण जानने का अधिकार। तो पहला कौन सा हो जाएगा? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ठीक, जैसे कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। क्लियर है? यहां तक ये आपके फंडामेंटल राइट्स है कि आपको कारण जानने का अधिकार है। क्लियर है? अब इसी में आते हैं, दूसरा देखते हैं 24 घंटे के अंतर या भीतर में। ठीक है, कितने? तो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित या न्यायालय में क्या किया जाता है? उनको पेश किया जाता है। न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार। ठीक, देखो आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक, और वहां पे आपको रखे गए 2-3 दिन से, और वहां पे मस्त सेवा दिए जा रहे हैं, आपको अच्छे खासे सेवा प्रदान की जा रही है आपको पुलिस के द्वारा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब होता यह है कि 24 घंटे के भीतर, क्या 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पहले गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपके पास है, दूसरा है 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। ये आपके अधिकार में है। क्लियर है? ये आपको संविधान अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार का पता होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्लियर है यहाँ तक? इसी में आगे देखते हैं। पहला देखिए कौन सा? गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार है। तीसरा है
24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। तीसरा है अपने बचाव के लिए क्या रख सकते हैं, वह वकील रख सकते हैं। ठीक, अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार। भैया ऐसा होता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि आपके बचाव में कोई वकील ना हो, आप भी अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। क्लियर है? तो अपने बचाव में वकील रखने का अधिकार, ये किसके अंतर्गत है, तो सामान्य विधि के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको संविधान के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से देख लो, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है, और तीसरा कौन सा, तो अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है, और भी इनको अधिकार प्राप्त है। ये तीन लेकिन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, दूसरा है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है, तीसरा है अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, या ये हमारा किसके अंतर्गत हो गया, तो सामान्य विधि के अंतर्गत हो गया। सामान्य विधि के अंतर्गत अगर किसी को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तब की बात है। क्लियर है जी? अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको भी अधिकार है कि आप कारण जान सकते हैं, 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में उपस्थित किया जाना चाहिए। अगर नहीं किए जा रहे हैं तो आप देख लेना जी, आपको 2-3 दिन से वादी दे, तो फिर ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार भी, ये हमारे हो गए सामान्य विधि के अंतर्गत। अब आते हैं निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत होता यह है कि किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के, मतलब बिना संविधान के अनुसार, ठीक है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के या पूर्व सूचना के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है? क्या है, किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं, चलो इनके लिए तो न्यायिक प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। अब होता यह है कि कोई आतंकवादी, तो क्या उसके लिए हम न्यायिक प्रक्रिया करेंगे? नहीं करेंगे ना। उनको क्या सूचना देंगे? नहीं, तो उनको सीधा डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इनको गिरफ्तार करने का, तो अपराध को रोकने का। ठीक है, अपराध को रोकने के लिए इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा, इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा क्या, अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए ठीक, अपराध को रोकने के लिए, देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की एकता क्या है और अखंडता है को बनाए रखने के लिए। क्लियर है? आदि, जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए भी लिख सकते हैं। और क्या है, राज्य सुरक्षा। क्लियर है? तो ये होगा किसके अंतर्गत, निवारक निरोध के अंतर्गत। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। उद्देश्य क्या है उनको गिरफ्तार करने का, तो अपराध को रोकने के लिए, राज्य सुरक्षा के कारण से हो सकता है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, और भी इसमें कारण है, उद्देश्य है किसके लिए, तो यह है निवारक निरोध के अंतर्गत। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को 3 माह तक लगातार 3 माह तक उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। कितने माह तक, तो जी 3 माह तक। ठीक है, किसी व्यक्ति को 3 माह तक नजर बंद कर
दिया जाता है। ठीक, कितने माह तक? तो जी 3 माह तक। ठीक, उसके बाद संसद विधि के माध्यम से उसमें और परिवर्तित कर सकती है, उसकी नजरबंद को और बढ़ा सकती है संसद विधि के माध्यम से, विधि के निर्माण कर कर। ठीक है, तो संसद को प्रदान शक्ति प्रदान है, संसद विधि के माध्यम से इसमें परिवर्तन कर सकती है। संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर, नियम बनाकर जो 3 माह का नजर बंद कर देना है, ठीक, उसमें परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। क्लियर है यहां तक? तो यह रहा हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत शामिल। ठीक, और ये चीज याद रखना कि निवारक निरोध जो है ये समवर्ती विषय का सूची का विषय है। ठीक है, ये क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का क्या है? यहाँ विषय है, मतलब इस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पे कानून बना सकते हैं। एक कानून का निर्माण कर सकते हैं, विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन? तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। तो संसद के समवर्ती विषय से सूची है कौन सा? हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत। ठीक है, इस तरह से ये हमारा रहा निवारक निरोध के अंतर्गत। क्लियर है? अब होता यह है कि 1950 में निवारक निरोध अधिनियम लाया जाता है। कब? तो 1950 में। पोटा एक्ट भी लाया जाता है। ठीक, कब? 2002 में। सबको पता है ये पोटा एक्ट के अंतर्गत आतंकवादियों को काम तमाम किया जाता है, सबको पता है ये चीजें। ठीक है, इसी में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसको सामान्य विधि के अंतर्गत एक बचा हुआ है कि ये जो अधिकार है, जो अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, यह अधिकार शत्रु देश को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है? इसमें हमको नोट रखना है क्या? यह अधिकार कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 22 का जो अधिकार है वह शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, साथ साथ ये भी याद रखना, निवारक निरोध में जो आएगा क्या इसमें आएगा क्या? वो नहीं है, तो उसका भी प्राप्त नहीं है। किसको? निवारक निरोध वाले को। निवारक निरोध के अंतर्गत को भी प्राप्त नहीं है। के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं उनको यहाँ प्राप्त नहीं है। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 22 का कौन सा? सामान्य विधि के अंतर्गत संरक्षण जो प्राप्त होता है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 संबंध किससे? तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, जिसमें से भारत में 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। पहला कौन सा? तो सामान्य विधि के अंतर्गत। दूसरा कौन सा? तो जी निवारक निरोध के अंतर्गत। सामान्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनको यह अधिकार प्राप्त है कि संविधान के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया गया है कि वह अपने बचाव के लिए क्या रख सकता है? वकील रख सकता है। ठीक, कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के भीतर उनको न्यायालय में पेश किया जाना, ये उनका अधिकार है। क्लियर? ऐसा नहीं कि उनको 3 दिन से रख रहे हैं, सेवा के ऊपर सेवा दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे तरह से उनकी खातिरदारी किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको 24 घंटे के भीतर कहाँ देना है? न्यायालय में पेश करना है, उपस्थित करना है। क्लियर है? ये रहा सामान्य विधि के अंतर्गत। अब आते हैं कौन सा? निवारक विधि के अंतर्गत, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना किसी कानून प्रक्रिया के पूर्व उनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक, उद्देश्य पता है उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि अपराध को रोकने के लिए, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की, और भी इसके उद्देश्य कारण इनके भी और हैं। ठीक है, ऐसे में है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उनको 3 माह तक नजरबंद कर दिया जाता है। कितने माह तक? 3 माह तक नजरबंद करके रखा जाता है। अगर लगा कि इनको बढ़ाना चाहिए, इनकी 3 माह की जो अवधि है, समय अवधि इनको बढ़ाना चाहिए, तो संसद के द्वारा विधि के निर्माण से यहाँ बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? और निवारक निरोध अधिनियम लाया जाता है कब? 1950 में। कब? 1950 में भी हमको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो भी समाप्त नहीं होता। कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में।
44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसके माध्यम से आर्टिकल नंबर 20 और 21 को, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को समाप्त, नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पे नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल नंबर सबसे पहले 19 छिनाता है, 19 समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुछ ही बोलोगे सुनिए ना यार, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिबंध कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक का हमारा स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।